प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ख़वातीन की जो शुगर है वो बढ़ जाती है, तो ये क्यों बढ़ती है, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो शुगर बढ़ती है ना, ये अगर मैटरनल हिस्ट्री हो, माँ को शुगर हो, और प्रेगनेंसी रिलेटेड जो शुगर है ना वो 20 हफ्ते और 22 हफ्ते के बाद जा कर के ज़ाहिर हो। शुगर अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए और इसे कंट्रोल ना किया जाए तो इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं? सबसे पहले तो बेबी का पानी ज़्यादा हो सकता है, फिर बेबी का वेट, बेबी अपने टाइम से पहले पैदा हो सकता है। तो अब इस शुगर को कंट्रोल कैसे करें? उसमें सबसे पहले तो डाइट मैनेजमेंट है। डाइट से आप जो नॉर्मल रोटी है उसकी जगह आप होल व्हीट रोटी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शम्सुल हक। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ख़वातीन की शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, इसकी वजूहात क्या हैं? अगर प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन की शुगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? अगर कोई ख़ातून प्रेगनेंसी के दौरान उसकी शुगर बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल कैसे करें? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीना शोएब साहिबा। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ख़वातीन की जो शुगर है वो बढ़ जाती है, तो ये क्यों बढ़ती है, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो शुगर बढ़ती है ना, ये अगर मैटरनल हिस्ट्री हो, माँ को शुगर हो या माँ को प्रेगनेंसी में शुगर हो, बहनों को शुगर हो, बहनों को प्रेगनेंसी में शुगर हो, तो ये एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। क्यों बढ़ती है? ये ना एक ऑनगोइंग बैटल होती है। प्लेसेंटा का एक हार्मोन है जिसको आवेल का हार्मोन बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, वो, और इधर से आपका पैंक्रियाज यानी इंसुलिन, जो इंसुलिन तो सबको पता है ना, इन दोनों की ना एक बैटल चल रही होती है। और प्रेगनेंसी रिलेटेड जो शुगर है ना वो 20 हफ्ते और 22 हफ्ते के बाद जा कर के ज़ाहिर होती है। वो पहले जो शुगर होती है उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्यों होती है? ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि वो इंसुलिन कम होती जाती है और वो दूसरा हार्मोन जो है ना वो बढ़ता जाता है। हम प्रेगनेंसी को वैसे डायबिटोजेनिक कहते हैं क्योंकि इसमें नॉर्मली जो हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं जो ग्लूकोज बढ़ाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है समझने की। अब इसको पकड़ना कैसे है? पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता, इंटरनेशनली ये रिकमेंडेशन है कि हर खातून जो प्रेग्नेंट है 22, 24, 26 वीक्स के ऊपर, उसका एक टेस्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो कराना ज़रूरी है। ठीक है, कि उसको क्या कहीं शुगर तो नहीं है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, और अगर उसको शुगर है तो फिर उसकी टोटल मैनेजमेंट प्रेगनेंसी की चेंज हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ कि मुझे पता है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है, लेकिन बहुत सारी माएँ जो हैं वो बाद में कॉम्प्लिकेटेड, वो हम बात करेंगे कि वो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो वो बेहतर होता है कि आप ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएं। और वो पेशेंट के लिए थोड़ा मुश्किल है, वो अगर आप कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि वो कैसे होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये प्रेगनेंसी के दौरान जब ख़वातीन की शुगर अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए और इसे कंट्रोल ना किया जाए तो इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं? नुकसानात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि 24, मैं अब 24 हफ्ते के बाद की बात कर रही हूँ, पहले वाली तो मैं बात नहीं करी। ठीक है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो बेबी का पानी ज़्यादा हो सकता है, फिर बेबी का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बड़ा बच्चा होता है, मतलब डायबिटिक बच्चे जो होते हैं ना बड़े गुग्गू मुग्गू से पैदा होते हैं, वेट ज़्यादा होता है, उसको हम मैक्रोजोमिया बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर ये अननोटिस जाए तो बेबी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास जब पेशेंट आता है और आगे कहता है ना कि पिछली में मुझे प्रेगनेंसी में ये वाले प्रॉब्लम हुए, बेबी की डेथ हो गई या अबॉर्शंस हो गए, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे जहन में आती है ना वो फिर हम पूछते हैं कि माँ में शुगर, बहनों में शुगर, उनकी प्रेगनेंसी में शुगर, या आपको पहले शुगर तो नहीं है। सो अब ये 3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी जो मेजर है। अब बेबी का पानी ज़्यादा होने का नुकसान क्या है? आगे बेबी अपने टाइम से पहले पैदा हो सकता है। ठीक है, प्रेग्नेंट औरतों के बच्चे की लंग की जो मैच्योरिटी होती है ना, जो फेफड़ों की मैच्योरिटी होती है, क्योंकि नॉर्मली फेफड़ों में पानी जा रहा होता है, राइट, बाहर निकलते ही जब वो पहला सांस लेते हैं ना तो वो फिर एकदम से फेफड़े खुल जाते हैं। तो उन बच्चों में RDS ज़्यादा होता है कि उनका ये वाला जो लंग की मैच्योरिटी है वो थोड़ी डिले होती है।
तीसरी चीज़, साइज़ बड़ा होने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकता है। पानी ज़्यादा होने की वजह से बच्चे की पोजीशन चेंज हो सकती है, हेड की बजाय वो ब्रीच हो सकता है, उल्टा हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है। तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाता है। डिलीवरी के दौरान पेचीदगियाँ हो जाती हैं, बेबी का हेड आ गया है, उसके शोल्डर्स फंस गए हैं, क्योंकि बेबी बड़ा है ना, तो जब वो शोल्डर्स खींचते हैं तो कोई ना कोई नर्व डैमेज हो जाती है। जब वो नर्व डैमेज हो जाती है तो वो एक परमानेंट डिसेबिलिटी है। और चूँकि यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है तो डिलीवरी के बाद मैटरनल हेमरेज, जिसको हम PPH बोलते हैं, उसके चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये कोई बहुत सिंपल बात नहीं होती, इसको ज़रा सीरियस लेने की ज़रूरत है। अच्छा, अब वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के दौरान उनकी जो शुगर है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब इस शुगर को कंट्रोल कैसे करें? अच्छा, उसमें ना एक बड़ी बात है कि जैसे कोई शख्स ख़ातून प्रेग्नेंट होती है ना, वो ये एक उसको हक मिल जाता है इस चीज़ का कि वो हर चीज़ खा सकती है, ठीक है, और वो चीज़ें खा रही होती है और वो ये समझ रही होती है कि घर वाले भी सब कुछ ला के दे रहे होते हैं। बिल्कुल, कि ये जूस पियो, ये फलाना खाओ, डॉक्टर साहब ये दूध नहीं पीती, जूस नहीं पीती, ज़रूरत नहीं है। मतलब जूसेस क्यों पिलाने हैं, मुझे तो आज तक ये बात नहीं समझ में आती। अब होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान हम पेशेंट को सबसे पहले तो हम डाइट पे डालते हैं, ठीक है। अब दो सूरतें हैं, जैसे मैं सऊदी अरेबिया में थी, तो जैसे शुगर जो है ना वो डायग्नोज होती थी ना, वहाँ हम रूटीन में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते थे, तो हम पेशेंट को ना डायबिटिक सेंटर रेफ़र कर देते थे। ये मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि यहाँ पे हम खुद करते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पेशेंट की शुगर का आपके ऑब्स्टेट्रिशियन को पता होना चाहिए वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एनीवेज़, उसमें सबसे पहले तो डाइट मैनेजमेंट है, डाइट से आप कंट्रोल कीजिए। पेशेंट की पेस्ट्रियाँ, केक मैं वो बंद करती हूँ, ठीक है। अगर वो रॉ फूड या प्रोसेस फूड की तरफ है तो उनको होल व्हीट की तरफ, गुड, यानी केमिकल ज़्यादा खुराक और केमिकल ज़्यादा जूसेस की बजाय ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड की तरफ हाँ, लेकिन ऑर्गेनिक जूस में भी बहुत कैलोरीज और शुगर होती है ना, ये एक मिथ है कि आप ना शुगर कंटेंट देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, जो शुगर होती है वो गुड कार्ब्स होते हैं, बैड कार्ब्स होते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आप डायबिटीज़ होगी तो पेशेंट को भूखा नहीं मारना। ये ना हमारे FCPS का एक बाकायदा सवाल था कि डायबिटिक पेशेंट का डाइट चार्ट आप बनाइए, उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देने होते हैं। अब उसमें मैं क्या कहती हूँ कि जो नॉर्मल रोटी है उसकी जगह आप होल व्हीट रोटी की तरफ चले जाओ, ठीक है। फ्रूट्स वो लो, जैसे केले ना लो, मैंगो मत लो, अगर लेना भी है तो थोड़ी क्वांटिटी में लो। केक, पेस्ट्रीज़ वगैरह ये बंद कर दो, वाइट ब्रेड बंद कर दो, प्रोटीन्स की तरफ ज़्यादा चले जाओ, ठीक है। सो आप ना पेशेंट के वेट के हिसाब से उसका कैलोरिक का एक निकालते हैं, वो भी अमेरिकन गाइडलाइंस है, और उसके हिसाब से आप उसका डाइट चार्ट बनाते हैं, ठीक है। 2 हफ्ते दिए, पेशेंट को बता दिया कि तुमने नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद ये शुगर मॉनिटर करके लानी है। प्राइवेट सेक्टर की बात, ठीक हो गया, राइट। अब अगर अगली दफ़ा वो आई और वो कंट्रोल नहीं है तो फिर हम उसको ग्लूकोफेज पे डाल देते हैं। मेरे ज़माने में ग्लूकोफेज कहते थे, ओरल ये टैबलेट है शुगर वालों के लिए, वो हम देते हैं। पहले बंद थी, अब वो कहते हैं जी देते हैं, क्योंकि ये ना प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी को ना, बेबी की शुगर कम कर देती है। बट अब आपको पता है गोरे रिसर्च करते हैं, 10 साल कहते हैं ये करो, फिर कहते हैं ना करो। एनीवेज, वो देते हैं। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होती तो फिर वेट के अकॉर्डिंगली हम उसको इंसुलिन पे डालते हैं, ठीक हो, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बचानी है। ठीक हो, माँ को तो शायद इतना कुछ नहीं होगा, बेबी, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी 9वें महीने की तरफ जाती है ना, एक अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट की स्ट्रेस बढ़ती जाती है, क्योंकि बेबी बड़ा होता जाता है, पानी ज़्यादा होता जाता है। अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ सकती हैं। सो एक अच्छा, और अगर आपसे नहीं मैनेज हो रही तो फिर मेहरबानी करके आप उसको डायबिटिक क्लिनिक जो हमारे गवर्नमेंट के अस्पतालों में भी होते हैं, हम जिना में भी भेजते थे जब मैं ट्रेनिंग कर रही होती थी, ठीक है। लेकिन आइडियली ये कि इट्स अ क्वाइट अलार्मिंग सिचुएशन, इसको लाइट लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया। डॉक्टर नीना शोएब साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाजरीन जो ये जानना चाह रहे थे कि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर को कंट्रोल कैसे किया जाए, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।